जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जो अपन लगातार सेशंस की बात कर रहे थे, आज अपन उसी सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज अपन बात करें 3 दिसंबर के द्वारा जो अपन प्रथम पारी के अंतर्गत आपका पेपर लिया गया था पशु परिचर का, यानी कि ओवरऑल 5वीं पारी और 3 दिसंबर की प्रथम पारी के अंतर्गत जो अपने सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आए हैं, यानी कि पशुपालन की अपन बात करें, एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं, उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो साथियों, पिछले सेशंस के दौरान मैं आपको बार बार कह रहा था भी इन प्रश्नों को ध्यान देखिएगा और अपन ने ओनली उनकी बात सिर्फ ये नहीं की थी भी आंसर यही है, अपन ने उनके साथ साथ जो आपका पर्सन अपन पढ़ रहे थे उस पर्सन का अपन पूरा विश्लेषण भी कर रहे थे। साथियों, मैं आपको ये भी बता रहा था भी आने वाले एग्जाम में आपका यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो अपन बात करें एग्रीकल्चर के उद्देश्य से, पशुपालन के उद्देश्य से अगर मैं बात करूं तो अपन इन प्रश्नों का विश्लेषण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये पशु परिचर की बात नहीं करें साथियों, आने वाला जो आपका एग्जाम है, चाहे अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात कर लें, जेट की बात कर लें, चाहे डब्ल्यूओ की बात कर लें, उनमें भी आपके यहां से क्वेश्चन पिक हो सकते हैं। इसीलिए अपन इसकी पूर्ण चर्चा कर रहे हैं साथियों। तो पहला प्रश्न अपन बात करते हैं। पहला ही प्रश्न अपना आया था भी राजस्थान का राज्य पशु कौन रह जाता है। राजस्थान के राज्य पशु के बारे में पूछा था। तो अपन को क्या ध्यान रखना है, अब याद रखना यहां पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा। अब सी में क्या है, भारतीय हिरण, चिकारा की बात कर रहे हैं और ऊंट की बात करें तो अभी अपन ये भी सोच रहे हैं नहीं सर ये कोई पशुपालन का क्वेश्चन नहीं है, ये तो काय का है, ये तो ज्योग्राफी का हो गया ना, ये तो सामान्य परिचय हो गया ना। तो साथियों, सामान्य परिचय है मान रहे हैं अपन, लेकिन अपन को पढ़ना क्या है ये देखिएगा भी। जो अपन क्वेश्चन पूछ रहा है राज्य पशु की बात करें तो राज्य पशु के अंतर्गत आपका चिकारा तो आता ही आता है साथियों, चिकारा तो आता ही आता है। चिकारा के संदर्भ में ध्यान रखना, चिकारा को जो अपन बात करते हैं, चिकारा की घोषणा कब की जाती है, 1981 के अंतर्गत की गई थी। कब की गई थी, 1981 में इसे राज्य पशु बनाया गया था। और दूसरा इसमें क्या है, दूसरा देखिएगा ऊंट के बारे में पूछ रहा है साथियों। किसके बारे में, ऊंट के बारे में। तो ऊंट को 2014 के अंतर्गत पालतू राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के राज्य पशु में ये दोनों ही चीजें सही हो जाएंगी, चिकारा भी और आपका ऊंट भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसने पूछा है एक ऊंट के आमाशय में, एक ऊंट के आमाशय में कितने भाग होते हैं। आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था ना, अपन ने जो पहला ही सेशन जो अपन ने इस चैनल पे मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के पहले ही सेशन के अंतर्गत मैंने आपको वर्गीकरण कराया था। आमाशय के आधार पर पशु कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं ना। एक तो अपन ने बात की थी रुमंथी वाले, याद हो तो आपको, एक अपन ने एरुमंथी वालों की बात की थी और एक अपन ने सूडोरुमंथी की बात की थी। किसकी, सूडोरुमंथी की बात की थी। अब इसमें याद क्या रखना था अपन को भी, जो सूडोरुमंथी थे ना उसी में आपका क्या आ रहा था, उसी में ही आपका ऊंट आ रहा था। और मैंने आपको क्या कहा, तो रुमंथी जो जुगाली करने वाले होते हैं उनका पेट जो होता है, आमाशय जो होता है 4 भागों में विभाजित होता है। एरुमंथी जो जुगाली नहीं करते हैं, यानी कि कुत्ते की बात कर लें अपन, हाथियों की बात कर लें, तो ये जो थे वो एरुमंथी में आते हैं, जिनका अपन बात करें पेट एक ही भाग में। सूडोरुमंथी में आपका क्या रहा था, जिसे आभासी जुगाली कह रहे थे ना, आभासी जुगाली सूडोरुमंथी में आ रहा था। और इसका एग्जांपल आपका ऊंट था। तो इनका जो पेट होता है, ऊंट का जो पेट होता है साथियों, वो आपका 3 पार्ट में होता है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में होता है। अब यहां से क्वेश्चन और बन जाता है, वो आपका ये बन जाता है भी रुमंथी वालों में सर आपने 4 बताए, तो ऊंट में 3 है, तो कौन सा नहीं है, तो ओमेजस नहीं होता ना, ये ध्यान रखना था अपन को। कौन सा नहीं होता, ओमेजस इसमें नहीं होता। बाकी रुमेन, रेटिकुलम और एबेमोजस तीनों ही आपके इसमें होते हैं। इसी के नीचे क्वेश्चन पूछा गया था आपका, सभी प्राकृतिक रंध्रों से रक्तस्राव और कंपन होना निम्नलिखित में से किस रोग का एक महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण है। तो ये रह जाएगा आपका हेमोजिक सेप्टिसीमिया। ठीक है, कौन सा रह जाएगा, हेमोजिक सेप्टिसीमिया इसका आंसर रह जाएगा साथियों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का। उसके बाद अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आपका था
पशुओं में खुरपक्का मुंहपक्का रोग का कारण। देखिएगा पहले सेशन में आपको मैंने बताया था एफएमडी के बारे में पूछ रहा है ना, किसके बारे में, एफएमडी के बारे में। और आपको याद हो तो मैंने आपको जीवाणु जनित रोग भी बता के गया था और विषाणु जनित भी बता के गया था ना। एफएमडी के अंतर्गत अपन बात करते हैं तो ये किसका रह जाता है, ये आपका विषाणु जनित रोग है। कौन सा है, विषाणु जनित, यानी कि वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। और आपको मैंने ये भी बताया था, ध्यान रखना, ये आपका एफएमडी रह जाता है। और एक और बात करें तो आपका रिंडरपेस्ट रह जाएगा। वहीं अपन ने जीवाणु जनित में बात की थी तो जीवाणु जनित वाले भी मैंने बताए थे, पशुओं में गलगोटू रह जाता है, लंगड़ी ज्वर रह जाता है, ब्लैक वाटर की बात करते हैं अपन, और उसके अलावा थनेला रह जाता है आपका, ठीक है, वो आपके जीवाणु जनित थे। ये आपका विषाणु जनित है। प्रोटोजोआ वाला जो आपका क्वेश्चन आ चुका है वो ध्यान रखना, पशु ऊंट का ही जो सरा रोग रह जाता है वो प्रोटोजोआ जनित है। और पोल्ट्री का एक कॉक्सिडियोसिस रह जाता है, वो भी प्रोटोजोआ रह जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था बछड़ों की ग्रूमिंग की जाती है, तो वो ग्रूमिंग के बारे में आपसे पूछ रहे हैं क्यों की जाती है। तो यहां अपन बात करते हैं, आपका इसका राइट आंसर जो हो जाता है, ग्रूमिंग करते हैं उन्हें स्वच्छ रखने के लिए, कीप देम क्लीन, ठीक है, तो उन्हें स्वच्छता रखने के लिए, साफ रखने के लिए ग्रूमिंग की जाती है। तो ग्रूमिंग का सीधा सीधा संबंध साफ सफाई से रह जाएगा ना पशुओं की। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग के उदाहरण है, ठीक है, तो उसने पूछा है कौन आपके संक्रामक रोग के उदाहरण है। तो अपन बात कर लेते हैं कौन आपका संक्रामक रह जाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है चिकन पॉक्स, दूसरा कैंसर, फिर तपेदिक, और फिर उसके बाद मधुमेह, और फिर हैजा। तो साथियों ध्यान हो तो आपको ये आपका पूछ क्या रहा है, इसने पूछा है एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन डिजीज की बात करना। तो यहां बात करते हैं आपका कैंसर जो होता है वो आपका संक्रामक रोग नहीं है, भी कैंसर आपका संक्रामक रोग नहीं रह जाता है। तो कौन सा रह जाएगा, ए रह गया, सी रह गया, और उसके बाद ई रह जाएगा। मधुमेह भी आपका संक्रामक रोग नहीं है, तो ए सी और ई, यानी कि चिकन पॉक्स, तपेदिक और हैजा जो आपका रह जाता है ये संक्रामक रोग रह जाता है। तो इसका ए सी और ई वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन। नेक्स्ट था आपका, उसने पूछा था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लें, वो कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाएगा, ठीक है। सूची 1 में क्या है, सूची 1 में तो उसने पशुओं के रोग दे दिए, ठीक है, और सूची 2 में दे दिया उनका कारक। अभी मैं आपको बता के गया हूं, याद हो, ठीक है। आप देखिएगा ये मिल्क फीवर है, मिल्क फीवर किससे हो रहा था, कैल्शियम की कमी से। अपन ने लास्ट बात की थी ना, प्रोसेथिन ग्रंथि की बात की थी ना अपन, एक हार्मोन रिलीज करता है जो क्या कार्य करता है, वो हार्मोन का काम तो ये था साथियों भी, जो बॉडी के अंतर्गत कैल्शियम है उसे कहां भेजना, ब्लड में मिक्स करना। तो जब वो फेल हो जाता है, जब प्रसव क्रिया होती है तब ये कम हो जाता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, मिल्क फीवर हो जाता है। तो इसे हाइपोकैल्शियमिया कहते हैं। तो मिल्क फीवर का संबंध किससे रह जाता है, हाइपोकैल्शियमिया से रह जाता है। उसके बाद आपका क्या है, एंथ्रेक्स जो रह जाता है वो किससे है, बैक्टीरिया से आपका रह जाएगा। किससे रह जाएगा, बैक्टीरिया से। एंथ्रेक्स का अभी मैं बता के गया ना आपको, एंथ्रेक्स जीवाणु जनित रोग रह जाता है। उसके बाद कॉक्सिडियोसिस की बात करें अपन, तो अभी बात की थी कॉक्सिडियोसिस की अपन ने, ठीक है। क्या बात पढ़ा था अपन ने, कॉक्सिडियोसिस के बारे में अपन बात करे थे। कॉक्सिडियोसिस आपका किससे जनित रह जाता है, ये आपका रह जाता है प्रोटोजोआ जनित, ठीक है। कॉक्सिडियोसिस की बात करें, सी का क्या हो जाएगा, सी का साथी हो जाएगा आपका फर्स्ट, बी का काउपॉक्स हो जाएगा वायरस जनित, ठीक है। तो यहां बात करें मिल्क फीवर आपका, डी का क्या हो गया, सेकंड। तो यहां पे डी का क्या है, सेकंड। ये दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके, एक तो ये और एक ये, दो आ रहे हैं ना। तो इसमें ए का थर्ड हो रहा है क्या, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया पे जा रहा है, बिल्कुल सी वाला आपका सही है, तो ए का थर्ड हो जाता है, ठीक है। इस ए की बात करें तो ये आपका थर्ड है, ठीक है। एंथ्रेक्स आपका बैक्टीरिया जनित है। उसके बाद बात करें तो बी का फोर्थ है, काउपॉक्स आपका वायरस जनित है, ठीक है। काउपॉक्स आपका वायरस जनित है। सी का फर्स्ट, कॉक्सिडियोसिस आपका प्रोटोजोआ जनित है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। और डी का सेकंड, डी का सेकंड हाइपोकैल्शियमिया, इसका सेकंड हो जाएगा। अभी अपन ने बात की थी क्या, मैंने आपको बताया था जो कॉक्सिडियोसिस है वो प्रोटोजोआ जनित रह जाता है ना, तो कॉक्सिडियोसिस प्रोटोजोआ जनित है। और बात करें, ये तो पोल्ट्री वाला रह गया आपका, और आपका ऊंट वाला सरा रोग भी आपको प्रोटोजोआ जनित रह जाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा रह जाएगा,
तो नेक्स्ट भी आपका अपन आहार संबंधित यानी से पालन पोषण से संबंधित क्वेश्चन आपका पिक किया गया है। तो कौन सा क्वेश्चन था उसने पूछा है, वो पूछ रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन आपका क्या रह जाएगा, क्वेश्चन था सांड और भैंसे की यौन परिपक्वता की अनुमानित आयु होती है जब वो परिपक्व हो जाए, मेच्योरिटी स्टेज में आ जाए, तो वो उसकी रहती है 22 माह आयु रहती है साथियों। कितनी रह जाएगी, 22 माह की रह जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें अपन, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त है। पूछा क्या है उसने, गाय के दूध में संपूर्ण ठोस का प्रतिशत कितना रह जाता है, 13.2% वाला आपका राइट आंसर माना जाएगा। और आपको ध्यान भी रखना है यहाँ पे, क्या अभी अगर आपसे पूछ ले गाय में एसएनएफ, इसका जस्ट उल्टा होता है एसएनएफ। अब एसएनएफ क्या होता है, ये होता है वसा रहित ठोस पदार्थ। वसा रहित ठोस पदार्थ अगर पूछ ले तो वो आपका 9.1 होता है। अब सर हमें ये भी बता दो वसा कितनी होती है, जी बिल्कुल, तो फैट आपकी कितनी होती है, 3.7। तो 3 मेजर डाटा आ गए साथियों गाय के आपके पास। कौन से कौन से कौन से कौन से, तो एक तो आपका आ गया भी दूध में संपूर्ण ठोस का प्रतिशत, गाय के दूध में संपूर्ण ठोस प्रतिशत 13.2 है, और एसएनएफ आपका 9.1 है, और फैट आपकी 3.7 रहती है। ये गाय के दूध के संगठन की बात कर रहे हैं ना अपन, उसके अंतर्गत। जस्ट इसके नीचे आपका एक और क्वेश्चन है साथियों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे रह जाएगा। याद हो आपको, तो अपन ने लास्ट वाले सेशन में बात की थी, क्या बात की थी, जब मैंने बताया था, जब उसने क्या पूछा था, व्हाइट रिवोल्यूशन का पूछा था, श्वेत क्रांति का पूछा था, भी जो श्वेत क्रांति रह जाती है इसका संबंध किससे था। वहां अपन ने बात की थी व्हाइट रिवोल्यूशन श्वेत क्रांति का संबंध आपका मिल्क से रह जाता है। तो वो ध्यान रखना, वहां मैंने बताया था भी अगर आपसे आने वाले एग्जाम में ऑपरेशन फ्लड पूछ ले तो उसका संबंध भी किससे रह जाएगा, मिल्क से रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑपरेशन फ्लड वाला राइट आंसर आपका क्या रह जाएगा, मिल्क वाला दूध रह जाएगा। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ना, राजस्थान के लोक देवता का नाम जिसे ऊंटों का देवता कहा जाता है, तो कौन रह जाते हैं ऊंटों के देवता, पाबू जी रह जाते हैं। लास्ट सेशन में अपन ने चर्चा की थी, इन्हीं को राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, और ऊंटों की देवी आपकी अंता देवी रह जाती है ना, ये ध्यान रखना था। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, जी बिल्कुल। अब ये आपका सीधा सीधा उसने बेसिक में से ही क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, भी निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, तो भैंस की कौन सी नहीं है, तो मुरा आपकी भैंस की रहती है, बिल्कुल रहती है, सबसे सुंदर नस्ल है भैंस की, ठीक है, और जेड ब्लैक के नाम से जानते हैं इसे। मेहसाना आपकी बिल्कुल रहती है, टोडा आपकी बिल्कुल रहती है। साथियों बीटल जो रह जाती है, बीटल किसकी रह जाती है, बीटल आपकी रह जाती है बकरी की नस्ल रह जाती है। किसकी रह जाती है, बकरी की। कौन सी बकरी की, अब जब अपन बकरी पढ़ते हैं ना, तो बकरी में आप जमुनापुरी पढ़ते हो, ठीक है, आप बर्बरी पढ़ते हो, आप बीटल की बात करते हो, बीटल आपकी गुरदासपुर पंजाब की ब्रीड रह जाती है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन, वीर्य को तरल नाइट्रोजन में निम्न ताप पर परिरक्षण करने के लिए सही तापमान है। बहुत बार आ चुका है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जहां जहां आपका पशुपालन लग रहा है साथियों, किसी भी एग्जाम में, चाहे अपन एलएसए की बात कर लें, चाहे जेट की, चाहे सुपरवाइजर की, जिसमें भी आपका पशुपालन लग रहा है, ये क्वेश्चन उसमें रिपीट हुआ ही हुआ है। मतलब ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिसमें पशुपालन लगा और ये क्वेश्चन उसने उसके इतिहास में ना पूछा गया हो। तो इसका ध्यान करना, -196 डिग्री सेल्सियस के ताप पर अपन क्या रखते हैं, वीर्य को तरल नाइट्रोजन में रखते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन, उसमें था बछड़े के जन्म के तत्काल बाद गाय के थनों से निकलने वाला स्राव क्या कहलाता है और यह किससे समृद्ध होता है, ठीक है, अच्छा सोर्स। अब देखिएगा उसने क्या पूछा है, जब गाय का प्रसव हो जाता है तो प्रसव के बाद दूध नहीं निकलता, मतलब प्योर दूध नहीं निकलता, क्योंकि दूध की डेफिनेशन की अपन बात करें तो क्या होता है, दूध की डेफिनेशन क्या है,
प्रसव के 15 दिन पहले और 5 दिन बाद जो शुद्ध शरण प्राप्त होता है, लैक्टेनियन शरण, उसे अपन दूध कहते हैं। तो ये उसकी बात नहीं करे, इसने उल्टा कहा है साथियों, इसने सीधा सीधा कह दिया भी प्रसव के बाद पहला जो निकलने वाला स्राव रहता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका कोलेस्ट्रॉम कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था, गढ़वाल क्षेत्र में 12,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित ऊंचे पहाड़ों पर विशाल प्राकृतिक चारागाह कहलाते हैं, जो उस ऊंचाई पे रहते हैं। बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। क्या कहते हैं उसे? बुग्याल के नाम से जाना जाता है ना। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट था, पोषण की दृष्टि से अंडा एक समृद्ध स्रोत है। तो अंडा आपको पता होगा प्रोटीन का तो है ही है, ठीक है, क्योंकि अंडे में प्रोटीन अच्छा खासा पाया जाता है। अब प्रोटीन के साथ अपन और क्या बात करें, तो देखियो साथियों, वैसे तो अपन बात करें भी इससे कई आपके ऑप्शन क्या हो रहे थे, डिलीट हो रहे थे। देखो ए के अंतर्गत ए नंबर ऑप्शन में ए नहीं आ रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, कट हो गया, ठीक है। इसमें भी ए नहीं आ रहा है तो ये भी कट हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं, 2 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, तो प्रोटीन के साथ साथ ये किसका रहता है, कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध स्रोत रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। केवल ए और डी ही इसके क्या माने गए, समृद्ध स्रोत माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, घी में जंतु वसा की मिलावट जांच करने के लिए एक सामान्य परीक्षण है, उसे अपन हाल्फेन परीक्षण के नाम से जानते हैं साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन नहीं है। लास्ट सेशन में अपन ने बात की थी, उसने यही पूछा था भी कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है। तब अपन ने, याद हो तो मैंने आपको बताया था भी केसिन आपका पाया जाता है, जिसके कारण ही भैंस का दूध क्या होता है, सफेद होता है। और केसिन की मात्रा भी पूछी जा चुकी थी, 80 से 83% मात्रा पाई जाती थी। उसी सेशन को अगर आपने अच्छे से देखा हो तो मैंने ये भी कहा था भी केसिन के साथ साथ आपके लैक्टोग्लोबुमिन और लैक्टोएल्ब्यूमिन भी पाए जाते हैं। तो ये 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन सा नहीं पाया जाता, तो आपका लैक्टोज नहीं पाया जाता ना। तो लैक्टोज एक क्या रह जाता है साथियों, ये कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट का रूप है, जो दूध में मीठापन या मिठास का कारण रह जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं, नेक्स्ट था, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम चरण में प्रस्तावित ऋण राशि की ऊपरी सीमा 1 वर्ष के लिए है। तो ये आपकी 1 लाख रह जाएगी साथियों, ठीक है। गोपाल क्रेडिट योजना की बात कर रहे हैं अपन। उसके बाद था आपका, इसी से एक और क्वेश्चन बढ़ता है, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का प्रथम चरण जो 25 सितंबर 2024 से 8 अक्टूबर 2024 तक प्रस्तावित है, जो उन्होंने प्रथम चरण रखा है। उस चरण में उसने पूछा है भी ये योजना कितने परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो उन्होंने जो लक्ष्य रखा है साथियों, 5 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है इस योजना के तहत। अपन बात करते हैं साथियों इस सेशन का जो अंतिम प्रश्न, जी बिल्कुल, आपके इतने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे 3 दिसंबर की प्रथम पारी के अंतर्गत। तो साथियों अपन ने इन क्वेश्चन का अच्छे से विश्लेषण किया है। क्यों किया है? क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम है जिनमें भी आपका पशुपालन पूछा जाएगा, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहेगा, इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट नए नए सेशन लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।